दोस्तों, ज्ञान वैभव ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं राजकुमार सेन फ्रॉम देवली भिलवाड़ा से हूँ। और मैंने आपको कुछ दिन पहले से ही मैं आपको रीजनिंग के वगैरह कुछ टॉपिक्स करवा रहा था। इसी के साथ आज मैं जो 2021 में जो पेपर हुए हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के, उसका चतुर्थ प्रश्न पत्र आपके लिए लेके आया हूँ। और इस चतुर्थ प्रश्न पत्र में जो भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भों में जो चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है, उसके आंतरिक जो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसके लिए आपको आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं अपन पहला प्रश्न, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर था 1 अक्टूबर 1953। प्रथम क्वेश्चन का आंसर था ए। जो द्वितीय प्रश्न था, अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? तो वो की गई है अपने 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब क्यों की गई है? क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में जो अपनी राजस्थानी भाषा है उसको भी अभी लागू करने के लिए हमारे भारतीयों ने सरकार को अपील की है। तो अब देखते हैं अपन इसका तृतीय प्रश्न में ये था कि भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है? तो भाषा और लिपि में प्राचीन है अपनी भाषा। भाषा में प्राचीन लिपि प्राचीन इसलिए भाषा क्योंकि जो भाषा है वह भाषा पहले मौखिक रूप में बोली जाती थी, जबकि लिपि अब लिखावट के रूप में अपने पास प्रचलित है और लिखावट के रूप में उपलब्ध है। इस कारण सबसे प्राचीन जो मानी गई है वह भाषा मानी गई है और इसको बाद में लिखावट में के रूप में लिपि में बदल दिया गया, अर्थात लिपि का मतलब होता है लेखन कला। इसके बाद चौथा प्रश्न था कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? तो भारत में कुल मातृभाषाएं हैं 234 और वर्गीकृत भाषाएं हैं 100। इसमें अपने पास मातृभाषाएं हैं 234, जबकि वर्गीकृत भाषाएं 100 और लिपियां अपने पास 10 थी। समझ में आ गई बात। और पांचवा प्रश्न था, लिपि का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो लिपि का मुख्य प्रयोजन ये होता है कि इसको लिखावट के रूप में अपने पास उपलब्ध रखें। और छठवां प्रश्न था, वाक्य कब सार्थक संवाद कहलाते हैं? जब वाक्य में उसका अर्थ सार्थक हो, अर्थात सही रूप में हो, जिसमें साहित्यिक, नैतिकता और धार्मिकता, सामाजिकता सभी प्रकार के भाव उपलब्ध हों तो वह वाक्य सार्थक संवाद कहलाते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में जो होता है वह हमारे स्वर और व्यंजन जो जिनका समूह होता है वह एक पूर्ण रूप से वर्णमाला कहलाती है। लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? लिपि अपनी भाषा, अपनी लेखन कला इत्यादि को रखने का साधन है। उसी प्रकार जो नवा प्रश्न था लघुत्तरात्मक, इसमें कम से कम भी अपने को 1 या 1.5 पेज लिखना होता है कि भाषा क्या है, फिर उसकी अस्मिता, फिर उसका अटूट संबंध। तो भाषा की जो पहचान होती है वही उसका अटूट संबंध होती है। भाषा किस प्रकार से अपने देश में किस प्रकार से अपना अस्तित्व निभाती है, किस प्रकार से अपने लिए वह बातों को सार्थक बनाती है, किस प्रकार से साहित्य में उसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार से अपने को भाषा और अस्मिता के अंतर्गत बीच अटूट संबंध बताना था। मजदूर वर्ग और बुजुर्गा वर्ग में क्या अंतर है? तो मजदूर वर्ग जो वो होते हैं जो अपनी मेहनत का खाते हैं, और बुजुर्गा वर्ग वो होते हैं जो दूसरों की मेहनत को अपने अंतर्गत लाकर उसी को ही खा लेते हैं, अर्थात वो बिल्कुल अच्छे वर्ग से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रकार से इसमें अंतर बताना था। 5 लोकोक्तियाँ का उदाहरण, अर्थ व प्रयोग में उसको आंसर देना था, वो अपने कर ही लिया था। और देवनागरी लिपि की विशेषताएं जो है वह देवनागरी लिपि जो है अपनी हिंदी भाषा की लिपि जो देवनागरी लिपि है इसमें भी इसकी वर्णमाला प्रमुख रही है। इसकी अन्य बातें भी है कि देवनागरी लिपि में शुद्ध वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु आप कौन कौन सी गतिविधियाँ करवाएंगे? तो जिस प्रकार से छात्र, अध्यापक या जो टीचर्स होते हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जो बातें बताते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कैसी होती है उनकी, मौखिक यानी मुख से बोलकर अभिव्यक्त करना किसी भी बात को। तो विद्यालय में जाते ही बच्चे को सबसे पहले तो स्कूल में जो होता है वो मान लो कि एक पॉइंट तो ये बन जाता है अपना कि उसमें प्रार्थना सभा में उससे प्रार्थना बुलवाना, प्रार्थना सभा के तत्पश्चात ही उसमें भाषण संवाद करवाना और मीनिंग्स वगैरह पूछना, और भी अदर बहुत सी होती है। कक्षा में जाते ही पठन क्रिया का करवाना, शिक्षक द्वारा कक्षा में जाकर बच्चों से कहानी कहलवाना, कहानी सुनाना और उनके बीच अंतराक्षरी करवाना, बाल सभा करवाना, इन सभी चीज़ों से अपन मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। वाक्य रचना में परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसमें ये वाला प्रश्न अच्छा था कि भाषा और जेंडर के बीच संबंध को समझाइए।
भाषा और जेंडर के बीच, जेंडर जो होते हैं अपने दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसके बीच आजकल समाज में बहुत सी भिन्नताएं देखी गई है कि लड़कियों को ज़्यादा ऑथोरिटी अपने समाज में नहीं मिलती है, जबकि लड़कों को सबसे ऊंचा पद दिया जाता है। इस प्रकार से उसके बीच में अंतर स्पष्ट करना था कि जन्म से ही बालक बालिकाओं में जेंडर के रूप में उनका सामाजिकरण किया जाता है। समाज और व्याकरण में इसी में ये एक और प्रश्न था कि समाज और व्याकरण में जेंडर के प्रभाव की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो समाज और व्याकरण यानी समाज के अंतर्गत उनका किस प्रकार से उनको पद दिया गया है, किस प्रकार से उनको प्रतिष्ठा मिलती है, इस प्रकार इसको समझाना था। जेंडर के प्रभाव की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उदाहरण अपन देख लेते हैं समाज में, जैसे कि लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से नहीं समझा जाता है, बल्कि उनमें भेदभाव किया जाता है कि लड़के पढ़ लिख कर नाम कमाएंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, जबकि लड़कियों को केवल घर के कामों में ही फंसाकर उनको वहीं चार दीवारी में बंद रखा जाता है। जबकि आजकल लड़कियों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं प्रारंभ की गई है, उनको कई पुरस्कार मिलते हैं। इस प्रकार से समाज में लड़कियों को ही इज्जत, प्रतिष्ठा वगैरह ये देकर इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं बहुत सारे समाजों में कि लड़कियों को, दलित वर्ग के बच्चों को कमज़ोर समझा जाता है, वो पढ़ नहीं सकते हैं ऐसे, लेकिन आजकल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से ये आपका आज चतुर्थ प्रश्न पत्र था ये डीएलएड प्रथम वर्ष का। तो आज यहीं तक, और आगे के लिए मैं आपके 10 के 10 पेपर आपको सॉल्व करवाऊँगा इसी प्रकार से। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।